नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कल 1 फरवरी है, अर्थात पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश होने का दिन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ष 2023 के यूनियन बजट में मोदी सरकार के द्वारा कई राहत भरे ऐलान किए गए थे। इसके बावजूद इस वर्ष भी लोग, हर एक सेक्टर के लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस वर्ष भी मोदी सरकार कई राहत भरे ऐलान कर सकती है। और ऐसा भला क्यों होना भी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इस वर्ष जनरल इलेक्शन भी होने वाला है और बीजेपी इस वर्ष कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, चाहे वो मध्यम वर्ग के लिए हो, उच्च वर्ग के लिए हो या निम्न वर्ग के लिए हो। क्योंकि दोस्तों यूनियन बजट में कई सारे स्कीमें, कई सारे यहाँ पे पॉलिसीज़ को कह लीजिए कि अनाउंस किया जाता है, जिसका असर सीधे आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। तो इस वर्ष जो यहाँ पे कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में जो कि बेरोजगार है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बेरोजगारी का मुद्दा भारत के लिए हमेशा से परेशानी बनता रहा है। तो इस वर्ष चूंकि जनरल इलेक्शन भी आने वाला है, तो ये लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं कि कई रोजगार के अवसर यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या सुधार होने वाला है, टैक्स कटौती मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयड के क्या जो भत्ता है या फिर जो वेतन है उसमें इजाफा किया जाएगा, 8th पे कमीशन का क्या होगा यहाँ पे। तो कई तरीके के यहाँ पे कह लीजिए कि संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें लगातार यहाँ पे कह लीजिए कि लोग सरकार से बनाए बैठे हैं। लेकिन इस वर्ष का जो यहाँ पे कह लीजिए कि अर्थात कल जो यूनियन बजट पेश होगा वो खास है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फुल बजट नहीं होगा, वो ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 जो है एक जनरल इलेक्शन ईयर है दोस्तों। इसीलिए इस बजट को हम इंटरिम या अंतरिम बजट बुलाएंगे, है ना। ये फुल बजट से थोड़ा अलग होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सरकार चेंज हो सकती है ना। वैसे ये बिल्कुल कंफर्म है कि बीजेपी कह लीजिए कि भारी मतों से विजय बनेगी, यहाँ पे एक बार फिर से बीजेपी का ही सरकार आएगा। लेकिन जब तक इलेक्शन का कह लीजिए कि यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो जाता, इलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक ये कह लीजिए कि स्पेक्यूलेशन ही है ना। ये कन्फर्मेशन नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक बार जब यहाँ पे कह लीजिए कि इलेक्शन के बाद सरकार बन जाएगी, जिसमें कुछ ही महीने बाकी है, इसके बाद ही फुल बजट को पेश किया जाएगा दोस्तों। अगर जो हम कल की बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमण का ये लगातार 6वां बजट होगा दोस्तों। यहाँ पे मोदी सरकार के अंदर वो लगातार, है ना, 6वीं बार कह लीजिए कि बजट पेश करने वाली पहली महिला यहाँ पे बन जाएगी। साथ ही में मोदी सरकार का सेकेंड टेन्योर का कल लास्ट बजट पेश किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कल का जो बजट होगा वो एंटरिम बजट होगा। कह लीजिए कि उसका जो इम्पैक्ट होता है दोस्तों वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं उतना होता है। यहाँ पे कह लीजिए कि जब तक वो ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है, इलेक्शन का दौर चल रहा होता है, उस वक्त तक के लिए ही यहाँ पे ये बजट होते हैं। तो इसमें कह लीजिए कि रेलवे सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, सैलरीड एम्प्लॉयड हो, इनकम टैक्स पेयर हो, ये सब के लिए क्या कुछ खास है उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो मेट्रो शहर हैं, है ना, जैसे कि अगर जो अभी तक हम बात करें मेट्रो शहर का जिसको दर्जा दिया जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ही है। लेकिन जो बेंगलुरु है दोस्तों यहाँ पे, या फिर हैदराबाद है, या फिर पुणे है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे लोगों का मांग है कि इन शहरों को भी अब मेट्रो शहर के रूप में यहाँ पे काउंट करना चाहिए। ऐसा किस लिए है वो आइए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे यही समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कल बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो उनके द्वारा 6वीं बार किया जाएगा मोदी सरकार के अंदर, कह लीजिए कि वो एक एंट्रिम बजट होगा दोस्तों। यहाँ पे फुल बजट नहीं होगा। दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे कि एंट्रिम बजट इज अ टेम्पररी बजट, है ना। ये कह लीजिए कि यहाँ पे टेम्पररी बजट होता है, प्रेजेंटेड बिफोर द जनरल इलेक्शन, जिसको किसी जनरल इलेक्शन के पहले यहाँ पे लोकसभा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। जो फुल बजट होता है दोस्तों वो एक एनुअल बजट होता है, टेम्पररी बजट नहीं होता है, और ये किसी इलेक्शन ईयर में नहीं किया जाता है। जब कभी भी इलेक्शन ईयर में किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो एक इंटरिम बजट होगा। जब एक बार सरकार फॉर्म हो जाएगी, जिसकी भी पार्टी जीतेगी, उसके बाद, है ना, जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पे एक बार फिर से बजट पेश किया जाएगा। वो इस साल का फाइनेंशियल 24 का यहाँ पे कह लीजिए कि वो फुल बजट कहलाएगा। द इंटरिम या फिर अंतरिम बजट इज वैलिड फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ इलेक्शन ओनली। जब तक ये इलेक्शन चल रहे होंगे, इसका नतीजा आने में, काउंटिंग होने में जब तक ये वक्त चल रहा होगा, उस वक्त सरकार के खर्चे कैसे होंगे, है ना, अलग अलग सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर करना है उसका जो यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा एक
प्रणाली है वो इसी बजट के द्वारा चला जाएगा। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द फुल बजट पोस्ट इलेक्शन समवेयर अराउंड जुलाई, है ना। जो यहाँ पे इंटरिम बजट है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा यहाँ पे फुल बजट से, जो कि जुलाई में यहाँ पे पेश होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद। थ्रू इंटरिम बजट अ टेम्पररी परमिशन इन ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ वोट ऑन अकाउंट फॉर मेकिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक और बात का और ध्यान रखना है कि इसको इंटरिम बजट तो कहते ही हैं, साथ में इसको वोट ऑन अकाउंट बजट भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि सरकार के खर्चे कैसे होंगे उसको टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे इसका परमिशन होता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एंट्रिम बजट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वैसे हमारा जो संविधान है उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन इंटरिम बजट को लेकर नहीं बनाया गया है। एज अ रिजल्ट द इंटरिम बजट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड मैंडेटरीली, हाउएवर इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉलोइंग द कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, है ना। इसीलिए कह लीजिए कि इसका कोई, है ना, मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट इसको ले चलते आ रही है उसी तरीके से चलता जा रहा है। किसी दिन इसको खत्म भी किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। वहीं अगर जो हम बात करें फुल बजट का, है ना दोस्तों, तो ये वैलिड रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है यहाँ पे, है ना। अ फुल बजट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग मेजर पॉलिसी चेंजेज इफ एनी, है ना। फुल बजट में पॉलिसी चेंजेस काफ़ी मेजर हो सकते हैं, प्लस साथ में जो फुल बजट होता है वो पूरे एक वर्ष का किस तरीके से रोड मैप होगा खर्चों का, है ना, सरकार के एक्सपेंडिचर का, वो इसको बताने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कल वाला इंटरिम बजट होगा, फुल बजट नहीं होगा। फुल बजट जुलाई में जनरल इलेक्शन के बाद पेश किया जाएगा, है ना। और इंटरिम बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। आखिर कल के बजट में खास क्या होगा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, मेट्रो शहरों को लेकर, है ना। जैसे कि आपने जाना अभी जो फिलहाल में मेट्रो शहर का दर्जा दिया जाता है वो उसमें 4 ही है। एक दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया। लेकिन जो बेंगलुरु में लोग रह रहे हैं, जो हैदराबाद में लोग रह रहे हैं, जो पुणे में रह रहे हैं, इन लोगों का मांग है सरकार से कि वे इन शहरों को भी मेट्रो शहर के दर्जे में रखे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल कॉस्ट है, जो हाउस रेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं HRA, जिसको हाउस रेंट अलाउंस भी कहते हैं, 1013A के तहत आयकर में छूट मिलती है ना। हाउस रेंट अलाउंस अगर जो आपका ज़्यादा है ना, कहीं पे हाउस रेंट ज़्यादा लग रहा होता है, तो 1013A के तहत आपका जो इनकम टैक्स होगा उसमें आपको छूट मिल जाता है। वर्तमान में अगर जो बात करें तो जो आयकर प्रावधान है ना, जो इनकम टैक्स धारा है 1013A के उद्देश्य के लिए केवल दिल्ली, है ना, आपने देखा केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मेट्रो शहर माना जाता है ना। इन लोगों को नहीं माना जाता है। इन मेट्रो शहर के कर्मचारियों के लिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करने वाले होते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, उनको HRA छूट की गणना का आधार मूल वेतन का 50% होता है ना। वहीं बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जो सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में से एक है। आप पुणे चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, वहाँ पे जो कह लीजिए कि हाउस का रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। 1 BHK 2 BHK का 12, 15, 18 हज़ार तक यहाँ पे रेंट चला गया है। वहाँ पे लाइफ स्टाइल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, वहाँ पे रहना सहना काफ़ी महंगा हो गया। इसीलिए इन शहरों के लोगों का यहाँ पे कह लीजिए कि मांग है कि वो सरकार से कि वो इसको भी यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से मेट्रो शहर की गणना में गिने, है ना। जिनसे क्या होगा कि इनका जो HRA छूट होगा उनको भी 50% यहाँ पे मिलने लगेगा, है ना। अगर जो हम बात करें इन शहरों का जो भी मेट्रो शहर नहीं माने जाते हैं, यहाँ पे आधार मूल वेतन का 40% ही है। हाल के दिनों में ये शहर भी भरपूर रोजगार प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन शहरों में रहने की लागत में वृद्धि हुई है ना। लाइफ स्टाइल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। बेंगलुरु को तो इवन सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इंडिया का IT हब वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा महंगा शहर हो चुका है। इसलिए इन शहरों में रहने वाले नौकर पेशी लोगों की अपेक्षा है कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को एक मेट्रो शहर माना जाए, ताकि यहाँ रहने वाले कर्मचारियों को मेट्रो शहर के बराबर ही कर लाभ मिल सके, है ना। इनको भी इनकम टैक्स पे जो छूट मिलता है बाकी के, है ना, मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों को 50% का इनको भी यहाँ पे मिल सके, जो कि अभी फिलहाल 40% है, ताकि इनका जो नेट होम, है ना, जो सैलरी रिटर्न हो सके वो काफ़ी ज़्यादा हो सके यहाँ पे। ओके, अगला बात करते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स की छूट के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 2023 में काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स छूट यहाँ पे दिया गया था, है ना। लेकिन इस वर्ष भी लोगों का ये उम्मीद
यहाँ पे जारी है कि और ज़्यादा इनकम टैक्स छूट यहाँ पे दिया जा सके। अगर जो हम इनकम टैक्स छूट की बात की करें यहाँ पे, तो ये इनकम टैक्स का जो धारा 80C है दोस्तों, उसके तहत ये छूट दिया जाता है ना। लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो छूट का दायरा है वो 1.5 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा किया जा सकता है ना। अगर जो हम पिछले वर्ष की बात करें, जो इनकम टैक्स स्लैब है, पहले 5 लाख अगर जो आप है ना कमाते थे तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, लेकिन पिछले वर्ष बढ़ाकर इसको 7 लाख कर दिया गया कि 7 लाख नीचे कमाते तो आपको किसी तरीके का इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो लोग और यहाँ पे उम्मीदें पाल रखे हैं कि 1.5 लाख रुपया है ना और ज़्यादा यहाँ पे कर दिया जाए, यानी कि 8.5 लाख तक पहुँचाया जाए। जिससे होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे जो PPF होता है ना, जो प्रोविडेंट फंड होता है या फिर इंश्योरेंस होता है, उसमें जो आप कह लीजिए कि टैक्स छूट आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जिसका सीधा असर जो मध्यम वर्ग है, जो वेतनभोगी है, सैलरीड एम्प्लॉय है, उनको मिलेगा, है ना। अगर जो हम इंश्योरेंस की बात करें यहाँ पे, तो लोग इस फैक्टर में क्या उम्मीद लगाए रखे हैं कि इंश्योरेंस को GST से है ना कह लीजिए कि बाहर कर दिया जाएगा या फिर इससे इसको निजात छूट मिल जाएगा। वर्ष 2024 में इंश्योरेंस को लेकर भी छूट का ऐलान हो सकता है। ये सब सारे के सारे यहाँ पे संभावनाएं हैं, वो कल क्या होगा इसके बाद ही पता चलेगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये ऐसा होने का है ना 90% चांस है। उम्मीद है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसी को, यानी कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जैसे कि LIC वगैरह आपने सुना होगा यहाँ पे है ना, GST से छूट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप प्रीमियम भरते हो है ना, चाहे वो आप एनुअली भरते हो या फिर मंथली भरते हो, वो काफ़ी कम हो जाएगा और इस पे जो रिटर्न आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। और इसमें कह लीजिए कि आपको छूट भी काफ़ी होगा इनकम टैक्स का। अगर जो हम NPS की बात करें यहाँ पे, नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इससे जुड़ा भी कह लीजिए कि एक काफ़ी बड़ा एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर है। वर्तमान में किसी अधिसूचित पेंशन योजना यानी कि NPS में एक कर्मचारी को वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पूरे योगदान पर टैक्स कटौती में छूट की अनुमति दी जाती है दोस्तों। अगर जो वो एम्प्लॉय केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, तो इस मद में 14% वेतन के योगदान का प्रावधान है। लेकिन अगर जो कोई कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता हो तो यह सीमा सिर्फ और सिर्फ 10% है। इसीलिए जो कर्मचारी यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मांग है कि उनको भी, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो एम्प्लॉय है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको 14% है ना दिया जाता है, वैसे ही इनको भी दिया जाए 14%, ताकि कह लीजिए कि है ना आयकर में जो छूट मिले वो दोनों को बराबर मिल सके। तो ये जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनका ये मांग है ना कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके तहत हम लोगों को भी 14% का छूट यहाँ पे दिया जा सके। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे NRI विक्रेताओं से घर खरीदने वालों के लिए TDS का अनुपालन सरल हो। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि NRI किसको बोलते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना, जो कि अब बाहर जाकर बस चुके हैं, लेकिन उनका अगर जो भारत में कोई घर है और वो बेचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है ना। वो कैसे, तो सबसे पहले तो समझेंगे इनके उलट, है ना। ऐसे लोग जो कि भारतीय हैं, भारत में ही रह रहे हैं यहाँ पे, और उनको कोई घर बेचना हो, तो जो खरीदार है और जो विक्रेता है, इसके बीच में जो कह लीजिए कि पेपर वर्क होना है, जो लेन देन होना है, वो काफ़ी आसानी से हो जाता है और केवल 1% ही TDS टैक्स ऑन है ना सोर्स यहाँ पे जो दिया जाता है वो 1% दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति है ना एक NRI हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हैं आप, NRI के मामले में TDS कटौती ऊंचे दर पे होती है, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि है ना। अगर जो हम इंडियन की बात करें, इसमें अगर जो NRI नहीं हो तो काफ़ी कम होता है, केवल 1% होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका संपत्ति कितना होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो कोई संपत्ति है ना, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ और भी हो, अगर जो उसका कीमत 50 लाख रुपया या उससे अधिक होता है, तो संपत्ति बेचने वाला अगर जो भारतीय है तो केवल 1% TDS के रूप में वो जमा कराने की आवश्यकता होती है। अगर जो भारतीय है, तो अगर जो NRI है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम किस रूप में है, तो सबसे पहले तो आपको जो TDS कटौती है वो बढ़ जाता है अगर जो आप NRI हो, और ऐसे मामले में जो खरीदार है ना, जो विक्रेता यहाँ पे NRI है, उनका तो 1% से TDS ज़्यादा होता ही है। साथ में जो खरीदार है, जो बायर है, उसको टैन लेने हो या फिर कर जमा करना हो या फिर TDS रिटर्न फाइल करना हो, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे एक है ना दुविधा वाला चीज़ होता है, काफ़ी सरल नहीं होता है। तो इसी के चलते यहाँ पे लोगों का मांग है यहाँ पे कि इस TDS प्रक्रिया को काफ़ी सरल बनाया जाए। ये जो TDS रिटर्न फाइल करने में परेशानी आता है, इसको ख़त्म किया जाए, सरकार इस पे ध्यान दे। ये चीज़ यहाँ पे सरकार से यहाँ पे लोगों का उम्मीद है इस बजट में। यहाँ पे अगर जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में बात करें यहाँ पे, तो लोगों का इसमें भी इजाफा होने का यहाँ पे उम्मीद है ना।
जो कि लोगों का क्या उम्मीद है दोस्तों, यहाँ पे जो सरकार वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने पर विचार करें। यहाँ पे है ना, सरकार से इन लोगों का क्या उम्मीद है, जो भी सरकारी एम्प्लॉयड है कि जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से बढ़ाकर यहाँ पे 1 लाख रुपया कर दिया जाए, है ना, ताकि यहाँ पे कह लीजिए कि उनका जो इनकम टैक्स है ना, ज़्यादा उस पर छूट मिल सके और वो घर ज़्यादा पैसा यहाँ पे कह लीजिए कि लेके आ सके। ताकि चूंकि जो महंगाई बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, साल दर साल यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में महंगाई बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर जो कह लीजिए कि टैक्स भी ज़्यादा ही बढ़ेगा या फिर टैक्स में किसी तरीके का कोई सरल या सुधार यहाँ पे नहीं होगा तो लोगों को काफ़ी तकलीफें होंगी दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? यहाँ पे कल जो यहाँ पे कह लीजिए कि इंटरिम बजट जब पेश किया जाएगा यहाँ पे उसके बारे में भी वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।